महात्मा गांधी के ऑटोग्राफ बुक का सेकेंड संस्करण लेकर आया हूँ। इसमें महात्मा गांधी अपने बाल विवाह के बारे में लिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे यह प्रकरण न लिखना पड़ता, लेकिन इस कारण मुझको ऐसे कितने ही कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। यह लिखते हुए मन उकलाता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूँ और अपने विवाह का स्मरण करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और इन बालकों को मेरी स्थिति से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13 वर्ष में अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील सूझ न सकती। पाठक न समझे कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूँ। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लगन है, सगाई नहीं। दो बालकों का ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाली करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्या एक के बाद एक मर गई, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी 3 सगाइयाँ हुई थी। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसकी एक विधि होती है और मैं जो लिख रहा हूँ सो विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा स्मरण है। पाठक जान चुके हैं कि हम 3 भाई थे। उनमें सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था। मझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मझले भाई का, मेरा, मेरे काका जी के छोटे लड़के का जिससे उम्र मुझसे 1-8 साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी, हमारी इच्छा की तो थी ही नहीं। बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन लौटाते हैं, समय लौटाते हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकारों की होड़ बढ़ी जाती है। औरतें गले हो या न हो तो भी गाने गा गा कर अपनी आवाज़ बैठा लेती है, बीमार भी पड़ती है, पड़ोसियों की शांति में खलल पहुँचाती है। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते होते हैं। इसलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी गंदियाँ सब कुछ उदासीन भाव से सह लेते हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने के बदले एक ही बार कर लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। कम खर्च होने पर भी ब्याह ठाठ से हो सकता है, क्योंकि 3 ब्याह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों खर्चा जा सकता है। पिताजी और काका जी बूढ़े थे, हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लूटने की वृत्ति भी रही होगी। इन और ऐसे दूसरे विचारों से यो तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया, और इसके लिए तैयारियां और सामग्री जुटाने का काम तो जैसे कि मैं कह चुका हूँ महीनों पहले शुरू हो चुका था। हम भाइयों को सिर्फ तैयारियों से पता चला कि ब्याह होने वाले हैं। उस समय मेरे मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के ने, बाजे बजने, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, एक नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा के सिवा दूसरी कोई खास बात रही हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई। वह कैसी आई इसका वर्णन मैं कर सकता हूँ, पर पाठक ऐसी जिज्ञासा न रखे। मैं अपनी शर्म पर पर्दा डालना चाहता हूँ। जो कुछ बतलाने लायक है वह इससे आगे आएगा, किंतु इस चीज़ के बारे में ब्यौरा का उस केंद्र बिंदु से बहुत ही या थोड़ा संबंध है जिसे मैं अपने निगाह के सामने रखा है। हम 2 भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वह मनोरंजक होते हुए उनकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही। 30 पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो ब्याह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोच रखा था।
राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विवाह विषयक उनका और हमारा आनंद चला गया। फिर विवाह तो होते ही लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं। मैं तो विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल गया था। मैं पितृभक्त तो था ही, पर विषय भक्त भी वैसा ही था न। यहाँ विषय का मतलब एक इंद्रियां का विषय नहीं है, बल्कि भोग मात्र है। माता पिता की भक्ति के लिए सब सुखों का त्याग करना चाहिए। यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था। तिस पर मानो मुझे इस भोगेच्छा का दंड भी भुगतना हो। इस तरह मेरे जीवन में एक विपरीत घटना घटी, जो मुझे आज तक अखरती है। जब जब निष्कुलानंद का त्याग न टरे रे वैराग विना करिए कोटि उपाय जी गाता हूँ या सुनता हूँ, तब तब वह विपरीत और कड़वी घटना मुझे याद आती है और शर्माती है। पिताजी ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए बाहर से प्रश्न देखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया। पिताजी किस किस प्रसंग पर कहाँ कहाँ बैठे थे, इसकी याद मुझे आज भी वैसी जैसी कि वैसी बनी है। बाल विवाह की चर्चा करते हुए पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है, वह मेरे मन से उस समय थोड़े ही की थी। तब तो सब कुछ योग और मनपसंद ही लगा था। ब्याह ने का शौक था और पिताजी जो कर रहे थे ठीक ही कर रहे हैं, ऐसा लगता था। इसलिए उस समय के स्मरण ताजे हैं। मंडप में बैठे, फेरे फिरे, कंसार खाया खिलाया और तभी से वर वधू साथ में रहने लगे। वह पहली रात 2 निर्दोष बालक अनजाने संसागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करनी चाहिए। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया, सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। अब भी पूछा जा सकता है, पर पूछने की इच्छा तक नहीं होती। पाठक यह जान ले कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे, ऐसा भास मुझे है। एक दूसरे से शर्माते तो थे ही। बातें कैसे करना, क्या करना, सो मैं क्या जानूँ। प्राप्त सिखावन भी क्या मदद करती, लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सिखाना जरूरी होता है? जहाँ संस्कार बलवान है, वहाँ सिखावन सब गैर जरूरी बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। पति की सत्ता चलाना मतलब पतित्व कह सकते हैं। जिन दिनों मेरा विवाह हुआ, उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएँ, पैसे पैसे की याद, पाई पाई की, सो तो कुछ याद नहीं निकलती। उनमें दंपति प्रेम, कम खर्चीला, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पड़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी यह आदत तो थी कि पढ़े हुए मेरे जो पसंद न आए उसे भूल जाना और पसंद आए उस पर अमल करना। मैंने पढ़ा कि एक पत्नी व्रत पालन पति का धर्म है। बात हृदय में रम गई। सत का शौक तो था ही, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे नहीं सकता था। इससे यह भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रहना चाहिए। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना कम ही रहती है, पर इस सद्विचारों का एक बुरा परिणाम निकला। अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालना है तो पत्नी को एक पति व्रत पालना चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालना चाहिए में से पलवाना चाहिए के विचार पर पहुंचा। और अगर पलवाना है तो मुझे पत्नी की निगरानी रखनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या कारण क्यों देखने लगी। मुझे हमेशा यह जानना चाहिए कि मेरी स्त्री कहाँ जाती है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा ही नहीं सकती। यह चीज़ हमारे बीच दुख झगड़े की जड़ बन गई। बिना अनुमति के कहीं भी नहीं जा सकना तो एक तरह की कैद ही हुई। पर कस्तूरबा ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहाँ इच्छा होती वहाँ मुझसे बिना पूछे जरूर जाती। मैं ज्यों ज्यों दबाव डालता त्यों त्यों वह अधिक स्वतंत्रता से काम लेती और त्यों त्यों मैं अधिक चिढ़ती। इससे हम बालकों के बीच बोलचाल का बंद होना एक मामूली चीज़ बन गई। कस्तूरबा ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानती हूँ। जिस बालिका के मन में पाप नहीं है, वह देव दर्शन के लिए जाने पर या किसी से मिलने जाने पर दबाव क्यों सहन करे। और मैं उस पर दबाव डालता हूँ तो वह मुझ पर क्यों न डाले। यह तो अब समझ में आ रहा है। उस समय तो मुझे अपनी पतित्व सिद्ध करना था।
लेकिन पाठक यह न माने कि हमारे गृह जीवन में कहीं भी मिठास नहीं थी। मेरी वक्रता की जड़ में प्रेम थी। मैं अपनी पत्नी को आदर्श बनाना चाहता था। मेरी यह भावना थी कि वह स्वच्छ बने, स्वच्छ रहे। मैं सीखूं सो सीखे, मैं पढ़ूं सो पढ़े और हम दोनों एक दूसरे में ओत प्रोत रहें। कस्तूरबाई में यह भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरी साथ तो कम बोलने वाली थी। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी उनकी यह इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षी थी। मेरा विषय सुख एवं स्त्री पर निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था। जहाँ प्रेम एक पक्ष की ओर से भी होता है वहाँ सर्वांश में दुख तो नहीं ही होता। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। विषयासक्त का मतलब बता देना चाहूँगा कि विषय मन होता है किसी वस्तु या चीज़ और सख्त मन लगाव, मतलब कि वो कह रहे हैं कि मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था, मतलब अपनी स्त्री के प्रति उसे लगाव था। साला में उनके विचार आते रहते, कब रात पड़े और कब हमें मिले यह विचार बना ही रहता था। अफकोर्स है किसी वस्तु से अगर आपका लगाव हो तो उसके बारे में आपके अंदर विचार उठते ही रहते हैं। वियोग असहाय था। अपनी कुछ निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबाई को जगाए ही रहता। मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझसे कर्तव्यपरायणता न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता, अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता। सवेरा होती ही नित्य क्रम में तो लग जाना चाहिए, किसी को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत से संकटों से बचा हूँ। मैं लिख चुका हूँ कस्तूरबाई निरक्षर थी, उसे पढ़ाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, पर मेरी विषय वासना मुझे पढ़ाना कैसे देती। एक तो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाना था, वह भी रात के एकांत में ही हो सकता था। बड़ों के सामने तो स्त्री की तरफ देखा भी नहीं जा सकता था, फिर बातचीत कैसे होती। उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज था, आज बड़ी हद तक मौजूद है। इस कारण मेरे लिए पढ़ाने की परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल थी। अतः मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जवानी में पढ़ाने के जितने प्रयत्न मैंने किए वे सब लगभग निष्फल हुए। जब मैं विषय की नींद से जागा तब तो सार्वजनिक जीवन में कूद चुका था, इसलिए अधिक समय देने की मेरी स्थिति नहीं रही थी। शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के मेरे प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हुए। यही कारण है कि आज कस्तूरबा की स्थिति मुश्किल से पत्र लिख सकने और साधारण गुजराती समझ सकने की है। मैं मानता हूँ कि अगर मेरा प्रेम विषय से दूषित न होता तो आज वह एक विदुषी स्त्री होती। विदुषी बोले तो पढ़े लिखे स्त्री। मैं उनसे पढ़ने के आलस को जीत सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूँ अपनी पत्नी के प्रति विषयासक्त होते हुए मैं किसी कदर कैसे बच सका, इसका एक कारण बता चुका हूँ और भी बताने लायक है। सैकड़ों अनुभव के सारे मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जिनकी निष्ठा सच्ची है उनकी रक्षा स्वयं भगवान ही कर लेते हैं। हिंदू समाज में यदि बाल विवाह का घातक रिवाज है तो साथ ही उसमें से थोड़ी मुक्ति दिलाने वाला रिवाज भी है। माता पिता बालक वर वधू को लंबे समय तक एक साथ रहने नहीं देते। बाल पत्नी का आधे से अधिक समय पीहर में बीतता है। यही बात हमारे संबंधों में भी हुई। मतलब यह कि 13 से 19 साल की उम्र तक छुट-पुट मिलकर कुछ 3 साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे। 6-8 महीने साथ ही रहते, इतने में माँ बाप घर का बुलावा आ ही जाता। उस समय तो वह बुलावा बहुत बुरा लगता था, पर उसी के कारण हम दोनों बच गए। फिर तो 18 साल की उम्र में विलायत गया, जिससे लंबे समय का सुंदर वियोग रहा। विलायत मतलब महात्मा गांधी शादी करने के बाद 18 की उम्र में लंदन पढ़ाई करने के लिए गए थे। विलायत से लौटने पर हम करीब 6 महीने ही साथ रहे, क्योंकि मैं राजकोट और मुंबई के बीच आता जाता रहता।
रहता था। इतने में दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। इस बीच मैं तो अच्छी तरह जागृत हो चुका था। हाई स्कूल में मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जेठे भाई ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई के ब्याह के साथ मेरा ब्याह हुआ था वह मुझसे एक दर्जा आगे था। ब्याह का परिणाम यह हुआ कि हम दो भाइयों का एक वर्ष बेकार गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा रहा। ब्याह के बाद वे स्कूल में पढ़ ही न सके। कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा, भगवान ही जाने। विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थी में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उनके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका कभी न हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रति मास 4 और 10 रुपये की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग का अंश अधिक था। ये छात्रवृत्तियां सब विद्यार्थियों के लिए नहीं था, बल्कि सोरठ वासियों में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए ही थी। 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने हो सकते थे। मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षक को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने तो वह मेरे लिए असह्य हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। यह पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा प्रसंग 7वीं कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। दोराबजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते थे और लेते और अच्छे तरह पढ़ाते थे। उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे अरुचि थी। इसके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। न जाने में मेरा शर्मिला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि वह मेरी अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह गलत ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा कि मैं पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी और वह मुझे रुचि थी। इसके कारण हाई स्कूल की उच्च शिक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी। वह अंत तक बनी रही। टहलना भी व्यायाम तो है ही। इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। पहले पाठ में मैंने बताया था कि महात्मा गांधी ने एक पुस्तक श्रवण कुमार की कहानी पढ़ी थी, जिससे उन्हें पिताजी की सेवा प्रति उनमें तीव्र इच्छा जागी थी। उसी कारण पिताजी की सेवा करने के लिए ही उन्होंने स्कूल में व्यायाम और जो क्लास एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए दिए थे उसे छुट्टी ये चाहते थे। आगे हम पढ़ेंगे भी, इसमें उन्होंने छुट्टी प्राप्त भी किए थे। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचा और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए, पर गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। गिमी साहब मतलब हेड मास्टर यहाँ जो दिए थे बताया। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाजा नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया।
मुझसे कारण पूछा गया, मैंने सही सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने ठीक रकम का स्मरण नहीं है का जुर्माना किया। मैं झूठा ठहरा। मुझे बहुत दुख हुआ। कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूँ। कोई उपाय न रहा। मन मसोर कर रह गया। रोया समझा कि सच बोलने वाले और सच्चा काम करने वाले को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी गलत थी। मुझे धुंधला से याद है कि आखिर में मैं वह जुर्माना माफ़ करा सका। मैंने कसरत से तो मुक्ति करा ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा, इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए जो शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। मैं यही जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में, जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पक्के घड़े पर कहीं गला जुड़ता है। ये एक कहावत है, पक्के घड़े पर कहीं गला जुड़ता है। हमारी तरफ कहावत होती है कि कहते हैं कि किरची पाकने के बाद नहीं लेपता है। यूँ इधर कह रहे हैं कि पके घड़े पर गला नहीं जुड़ता। जवानी में मैंने जिसकी उपेक्षा की, उसे मैं आज तक नहीं कर सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे लिए उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता और आसानी से उन्हें पहचानता, उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे और जब चित्रकला सीख कर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर लिखाना सीखे तो उनके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे 2 प्रसंग उल्लेखनीय है। ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ था, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थियों को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में मैंने 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टी से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई और अंग्रेजी माध्यम से होने लगी। मेरी समझ में कुछ न आता। भूमिति भी चौथी कक्षा शुरू होती थी। भूमिति एक विषय है जिसे ज्योमेट्री कहा जाता। भूमिति ज्योमेट्री सेम विषय, मतलब इसका पर्यायवाची बन रहा है ज्योमेट्री का भूमिति। मैं उसमें पिछड़ा हुआ था ही, जिस पर मैं उसे बिल्कुल समझ न पाता था। भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही न सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता। कभी कभी यह भी सोचता कि 1 साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं, पर ऐसा करने में मेरी लाज जाती और जिन शिक्षक ने मेरी लगन पर भरोसा करके मुझे चढ़ाने की सिफारिश की थी, उनकी भी लाज जाती। इस भय से नीचे उतरने का विचार तो छोड़ ही दिया। जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड के 13वें प्रमेय तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषयक है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है। उसमें कठिनाई क्या है। इसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही एक सरल और सरस विषय बना रहा। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। भूमिति में रटने कोई बात थी ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटना ही होता था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बड़े मिजाज के थे।
बड़े कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच में एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। विद्यार्थी जितना काम करते हैं उतने से वे संतोष कर लेते हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो समझ कि तू किनका लड़का है, क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? मुझे जो कठिनाई हो सो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस की घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यूँ हारना नहीं चाहिए। फिर मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया, शिक्षक के प्रेम की अवज्ञा न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखा उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों में जितना रस ले सकता हूँ उतना न ले पाता। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता कि मैं अधिक संस्कृत न सीख सका, क्योंकि बाद में मैं समझा कि किसी भी हिंदी बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना रहना ही न चाहिए। अब तो मैं यह जानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो तो ऊपर की भाषाएं सीखना सिर्फ बोझ रूप न होगा, बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा। और जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी का ज्ञान सुलभ हो जाता है। असल में तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत एक भाषा मानी जा सकती है। इस तरह फारसी और अरबी एक मानी जाए। यद्यपि फारसी संस्कृत से मिलती जुलती है और अरबी का हिब्रू से मेल है। हिब्रू एक प्रकार का भाषा है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ है, इसलिए दोनों के बीच निकट का संबंध है। उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना, क्योंकि उनके व्याकरण का समावेश हिंदी में हो जाता है और उनके शब्द तो फारसी और अरबी ही है। ऊंचे दर्जे की उर्दू जानने वालों के लिए अरबी और फारसी का ज्ञान जरूरी है। जैसे उच्च प्रकार की गुजराती, हिंदी, बंगला, मराठी जानने वालों के लिए संस्कृत जानना आवश्यक है। पार्ट 3 में हम देखेंगे दुखद प्रसंग 1। आज यहीं तक करते हैं।